नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय को और सीखेंगे भूमिका। आप अपनी पिछली कक्षाओं में सरल समतल आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमापों और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने की कुछ विधियों से पहले ही परिचित हैं। दैनिक जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं उनमें से अनेक एक न एक रूप में वृत्तीय आकार से संबंधित होती हैं। साइकिल के पहिए, ठेला, डार्ट बोर्ड, ऐसा बोर्ड जिस पर तीर फेंक कर खेल सकते हैं, गोल केक, पापड़, नाली के ढक्कन, विभिन्न बनावट की चूड़ियां, ब्रूचेस, वृत्ताकार पथ, वॉशर, फूलों की क्यारियां इत्यादि ऐसी वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। देखिए आकृति 12.1। अतः वृत्तीय आकृतियों के परिमापों और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने की समस्याएं व्यावहारिक रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम अपनी चर्चा एक वृत्त के परिमाप, परिधि और क्षेत्रफल की संकल्पनाओं की समीक्षा से प्रारंभ करेंगे तथा इस ज्ञान का वृत्तीय क्षेत्र संक्षिप्त रूप से वृत्त के दो विशेष भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में करेंगे, जिन्हें त्रिज्य खंड सेक्टर और वृत्त खंड सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। हम ये भी देखेंगे कि वृत्तों या उनके भागों से संबद्ध समतल आकृतियों के कुछ संयोजनों के क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किए जाएं। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा। आपको याद होगा कि एक वृत्त की अनुदैर्ध्य एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, जिसे प्रायः परिधि कहा जाता है। आप पिछली कक्षाओं से ये भी जानते हैं कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में परिधि अपॉन व्यास इक्वल टू पाई। परिधि इक्वल टू पाई इंटू व्यास इक्वल टू पाई इंटू 2r, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, इक्वल टू 2 पाई r। एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट 476 से 550 ईसा पूर्व ने पाई का एक सन्निकट मान दिया। उन्होंने कहा कि पाई इक्वल टू 62,832/20,000 होता है, जो लगभग 3.1416 के बराबर है। इस बात को ध्यान देना भी रुचिपूर्ण है कि महान प्रतिभाशाली भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन 1887 से 1920 की एक सर्वसमीका का प्रयोग करके गणितज्ञ पाई का मान दशमलव के लाखों स्थानों तक परिकलित करने में समर्थ हो सके हैं। जैसा कि आप कक्षा 9 के अध्याय 1 से जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है, परंतु व्यावहारिक कार्यों के लिए हम प्रायः ये मान लगभग 22/7 या 3.14 लेते हैं। आपको याद होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। याद कीजिए कि आपने कक्षा 8 में इसकी जांच एक वृत्त को अनेक त्रिज्य खंडों में काट कर और फिर उन्हें पुनर्व्यवस्थित करके की थी। एक आयत की लगभग लंबाई हाफ इंटू 2 पाई r है और चौड़ाई r है। इससे सुझाव मिलता है कि वृत्त का क्षेत्रफल हाफ इंटू 2 पाई r इंटू r इक्वल टू पाई r स्क्वायर है। आइए पिछली कक्षा में पढ़ी गई अवधारणाओं को एक उदाहरण की सहायता से याद करें। अब उदाहरण के आधार पर प्रश्नावली 12.1 को हल कीजिए। चलिए हम त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप पिछली कक्षाओं में शब्दों त्रिज्य खंड और वृत्त खंड से पूर्व परिचित हैं। आपको याद होगा कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उसे वृत्त का एक त्रिज्य खंड कहा जाता है, और वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो एक वृत्त खंड कहलाता है।
इस प्रकार छायांकित भाग OAPB केंद्र O वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। एंगल AOB इस त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। ध्यान दीजिए कि इसी आकृति में छायांकित भाग OAQB भी वृत्त का त्रिज्यखंड है। स्पष्ट कारणों से OAPB एक लघु त्रिज्यखंड कहलाता है और OAQB एक दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि इस दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 360 डिग्री माइनस एंगल AOB है। इस आकृति 12.5 में देखिए, जहां AB केंद्र O वाले वृत्त की एक जीवा है, अतः छायांकित भाग APB एक वृत्तखंड है। आप ये भी देख सकते हैं कि छायांकित AQB भी जीवा AB द्वारा निर्मित एक अन्य वृत्तखंड है। स्पष्ट कारणों से APB लघु वृत्तखंड कहलाता है और AQB दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। जब तक अन्यथा न कहा जाए, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड लिखने से हमारा तात्पर्य क्रमशः लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड से होगा। आइए उपरोक्त ज्ञान के आधार पर इनके क्षेत्रफलों को परिकलित करने के कुछ संबंध ज्ञात करने का प्रयत्न करें। मान लीजिए OAPB केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है और मान लीजिए एंगल AOB का अंशीय माप थीटा है। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब निम्नलिखित तरीके से ज्ञात कीजिए। उदाहरण 2, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। उदाहरण 3, आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एंगल AOB 120 डिग्री है।
उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर प्रश्नावली 12.2 को हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखते हैं। अभी तक हमने विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल पृथक पृथक रूप से ज्ञात किए हैं। आइए अब समतल आकृतियों के कुछ संयोजनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयत्न करें। हमें इस प्रकार की आकृतियां दैनिक जीवन में और विभिन्न रोचक डिजाइनों के रूप में देखने को मिलती हैं। फूलों की क्यारियां, नालियों के ढक्कन, खिड़कियों के डिजाइन, मेज पोशों पर बने डिजाइन आदि ऐसी आकृतियों के कुछ उदाहरण हैं। इन आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। उदाहरण 5, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। उदाहरण 6, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छात्रों, आशा है कि आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। अपने ज्ञान की जांच करने के लिए प्रश्नावली 12.3 गृह कार्य के तौर पर हल कीजिए। प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ने से पूर्व आज हमने क्या सीखा उस पर एक नजर डालते हैं। सारांश निम्नलिखित है। पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं।
तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप सबको खूब मज़ा आया होगा। आज की कक्षा यही समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।